प्रोफेसर आदिल नजम बॉस्टन से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आज के इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि एक पॉजिटिव एलिमेंट इसे कहा जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि डील नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? देखें जी, पहले तो दुख है कि ये खत्म हुए किसी अच्छे नतीजे के बगैर, या उस नतीजे के बगैर जो हम चाहते थे, जिसमें ये सीज फायर जो है वो बढ़े या ना बढ़े। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी अगले कुछ मिनटों में, घंटों में, शायद इस कॉल के दौरान ही। सबसे बड़ा सवाल मेरी जहन में ये है कि क्या मुज़ाकरात खत्म हुए हैं या सीज फायर खत्म हुआ है। अगर तो मुज़ाकरात टूट गए उसका मतलब है कि सीज फायर खत्म हो जाएगा और दोनों मुल्कों से आपको अनकरीब कोई उस किस्म की खबर मिलेगी। अगर ये है कि जनाब इस मुज़ाकरात में हम जो कर सकते थे वहां तक हम पहुंच गए, उससे आगे नहीं पहुंचे, अब हम घर जाएंगे और सोचेंगे और दूसरों से बात करेंगे, लेकिन कोई ना कोई पेशरफ्त हुई है। अगर वो ये ना भी कहें, अगर हम ये सुनते हैं कि सीज फायर वहीं मौजूद है, क्योंकि देखें ना, सीज फायर के तो भी कुछ दिन बाकी हैं। सो आई होप कि इट इज द सेकेंड। आई डोंट थिंक कि कोई भी रियलिस्टिकली ये सोचता था कि इतनी 50 साल का जो कहानी है वो एक दिन में 50 मिनटों में 50 घंटों में खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम जो जेडी वैंस की गुफ्तगू का अंदाज था, दैट डज गिव सम होप कि शायद ये इतनी खफगी से नहीं गए जितने का हमें अंदेशा था। ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पर जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो आखिरी जुमले थे उनके वो ये कि हम यहाँ से बहुत ही सादा तजवीज़ और हतमी तजवीज़ के साथ जा रहे हैं, हम आहंगी के तरीके के साथ जा रहे हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल है। इससे यही इंडिकेशन तो मिलती है मेरे ख्याल में कि जो दरवाज़ा है वो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। ये तवक्को की जा सकती है कि ईरान को सोचने का वक्त दिया गया है और उसके बाद उनसे आंसर मांगा गया है। हो सकता है, आई होप यही हो। ठीक है, नॉन निगोशिएबल के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक शायद ये भी है कि एक निगोशिएशन में तड़ी भी तो होती है ना, दोनों लगाएंगे कि एक तरह से कि जनाब मैं तो तुम्हें जितना दे सकता था तो मैंने दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ, जब तुम आ जाओ उस जगह जहाँ मैं चाहता था तो फिर मुझे फोन कर देना। तो इन अ वे आपकी गुड कॉप बैड कॉप बहुत कुछ होता है। और जेडी वैंस पे, खुसूसन अमेरिका पे, ईरान से शायद ज्यादा उनका इंटरनल प्रेशर भी है, क्योंकि अमेरिका में कुछ डिविजन्स हैं। सो ये सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छी बात ये है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि जो अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए वो अनयूजुअली पॉजिटिव है और इन अ वे अननेसेसरी है। इसलिए जब उन्होंने किए, अननेसेसरी मुराद ये है कि जरूरी नहीं था कि वो करते। तो द फैक्ट दैट ही हैज मेंशन्ड पाकिस्तान इन सच अ गुड वे मीन्स कि ही इज गोइंग विद द न्यू इमेज ऑफ पाकिस्तान। आई होप, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हमें ईरान से भी ऐसी ही बात मिले। सो अब पहली चीज तो ये देखनी है ना कि ईरान से हमें एक स्टेटमेंट आई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसके बाद क्या आती। और एज आई सेड, मेरी नजर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीज फायर इस वक्त कायम है या नहीं है। आई होप कि हमें खबर ये मिलेगी कि सीज फायर वैलिड है या कम से कम थोड़ी देर वैलिड है। लेकिन ये भी मैं कहता रहूं, जैसे हम हमेशा से कहा है कि देखें, स्पॉइलर जो है वो इजराइल और अभी भी इजराइल है। और यकीनन इन गुफ्तगू की जब आपको खबरें मिलेंगी तो आपको यही नजर आएगा कि जो स्टिकिंग पॉइंट था वो प्रोबेबली इजराइल रिलेटेड था, चाहे वो लबनान की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो। अब मसला ये है कि फौरन जो है इजराइल क्या करेगा। मेरे ख्याल में इजराइल की ख्वाहिश ये होगी कि इससे पहले कि कुछ पॉजिटिव हो, इसमें और आप किसी किस्म की एक नेगेटिविटी डाल दें। आई होप दैट डजंट हैपन। लेकिन एज आई सेड, बहुत से सवालात अभी बाकी हैं, बल्कि ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। लेकिन व्हाइल द न्यूज इज नॉट गुड, ये उतनी बैड नहीं है जितनी हो सकती थी। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक तरफ अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि एटमी तनसीबात ईरान की जो है निशाना बनाया गया है, तबाह कर दिया गया है। अब जो यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से मांगी जा रही हैं, तो ईरान के लिए कितना ये मुश्किल होगा मुस्तकबिल के लिए यकीन दहानी करवाना कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा?
देखिए, इन अ वे तो जब ईरान ये कहता था कि हम नहीं हासिल करेंगे, आपको याद है कि खमेनाई साहब जो सीनियर थे, उनका तो एक बल्कि फतवा भी था कि जनाब हम नहीं हासिल करेंगे। तो जब वो कहता भी था हम नहीं हासिल करेंगे तो उनको बिलीव कोई नहीं करता था। तो मसला ये नहीं है कि वो कहें क्या, मसला ये है कि जो एनरिचमेंट है उसका क्या सवाल होता है। और मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि वो वाला मसला निस्बतन सॉल्वेबल है, क्योंकि वो लफ्जों में इस तरह से टैकल किया जा सकता है दोनों से कि ईरान कोई अपनी एम्बिशन को कर्टेल कर ले, अमेरिका अपनी डिमांड को कर ले। असली मसले मेरे ख्याल में आखिर में वो दो ही थे, एक हुर्मुज़ वाला था जो हर एक बात कर रहा था, लेकिन दूसरा जो है वो रेपरेशन या किसी किस्म की इक्तिसादी कीमत का था, चाहे वो टोल की सूरत में आए उन जहाजों पे जो हुर्मुज़ से गुजरे, चाहे वो सैंक्शंस की सूरत में आए, चाहे वो किसी न किसी किस्म के पैकेज जिसका हमने जिक्र भी सुना कि कतर इतने डाल देगा, दूसरे इतने डाल देंगे, यूरोप ये कर लेगा, कुछ एसेट्स अनफ्रीज हो जाएंगे, उसकी सूरत में आए। मेरा अपना अंदेशा है, मेरे पास खबर कोई नहीं है, अंदेशा मेरा ये है कि द रियल स्टिकिंग पॉइंट जो है ना वो इस दूसरे मसले पे है कि ईरान जो है इतनी तबाही के बाद उसका मौक़िफ़ ये है कि यार फिर हमने जब इतनी सारी ये जो कुट खाई और ये सारे जो मसाइल हुए, इसके बाद व्हाट आर वी गेटिंग, और अमेरिका के लिए शायद व्हाट आर वी गेटिंग का जवाब देना मुश्किल है। सो आई डू थिंक कि उसमें भी कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि देखें कुछ फरीकैन जो टेबल पे थे, कुछ वो हैं जो नहीं थे, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग गल्फ स्टेट्स। तो आई डू नॉट थिंक कि ये कहानी खत्म हुई है। जहां हम शायद चाहते थे पहुंचे वहां नहीं पहुंची, लेकिन पूरी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है प्रोफेसर साहब कि अगर या फिर जब ये मामला एंड होना है तो अमेरिका ये चाहता है कि वो एक फातेह के तौर पर ही इस जंग से निकले। फिर आज की जो मुज़ाकरात है इसमें जो भी बात हुई उसमें जेडी वेंस की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि मुसलसल वो ट्रंप से भी राब्ते में थे, तकरीबन 12 बार उनसे रब्ता किया गया, और इसके अलावा जो तमाम तर आला क़यादत है, एडमिरल कूपर, वज़ीर जंग, वज़ीर ख़ारजा, तमाम लोगों से वो मुसलसल राब्ते में थे। तो ऐसा लगता है कि क्या ये एक कंक्लूसिव सूरत हाल है, किस तरह इसका वे फॉरवर्ड है या किस तरह अब आगे रास्ता निकलेगा? देखिए, इस वक्त तो बहुत हद तक ये ऐसी है कि कंक्लूसिव अगर ना हो तो हतमी बिल्कुल ना हो तो सख्त तो जरूर है, लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, मैंने पहले भी जैसे हल्का सा जिक्र किया, मुझे एलैबोरेट करने दीजिए कि अमेरिका में डिवीजन ज्यादा है। आप अगर ईरान का देखें ना, वफ्द जो था तो वो एक तरह से एम्पावर्ड वक्त था, उसमें हर जो था सेंट्रल बैंक के हेड भी थे, उसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड के भी थे, पार्लियामेंट के भी थे, तो सारी बेसिक पार्टीज वो वक्त वही फैसला कर सकता था, राइट। एक तरह से एम्पावर्ड था कि बहुत बड़े मसले हैं ना, आप अकेले बैठ के फैसला नहीं कर सकते, इसलिए वक्त ऐसा था कि वो कर सकता था। अमेरिका का जो वक्त था उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट है और दो जो है उसे प्रो इजरायली समझे, जो कुशनर और विटकॉफ है, और जो उनके प्रिंसिपल्स बाकी हैं यूएस में, उसमें से सबसे अहम प्रिंसिपल तो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे उनका राब्ता था। लेकिन बाकी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में ओपिनियंस डिफरेंट है। मसलन वजीर खारजा रूबियो साहब इसका हिस्सा नहीं थे, मसलन हैक्सेट साहब जो जब मुंह खोलते हैं तो जंग की बात करते हैं, जैसे उनको जंग में मजा आ रहा है। सो वो उस प्रो वॉर लॉबी का एक हिस्सा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अमेरिका में अगर जेडी वैंस मान भी लें तो उनको भी अपनी साइड को मनाना होगा ना। इन अ वे ईरान की साइड यहीं बैठ के कर सकती थी। सो मेरे ख्याल में जब ये शुरू हुई तो ये अंदाजा होना शुरू हो गया था कि जेडी वैंस विल हैव टू नेगोशिएट दो फ्रंट्स पे। सबसे बड़ी नेगोशिएशन तो जाहिर है ईरान के साथ, ठीक, और फिर जब सूरत हाल निकलती है तो उन्हें अपनी टीम को भी साथ लेना होगा, क्योंकि उस टीम में मुख्तलिफ आरा है। ठीक, और ये तवक्को की जा सकती है कि जेडी वेंस किसी तरीके से वापस जाके अपनी क़यादत को, ख़ास तौर पर ट्रंप को मना सकेंगे या फिर इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि इब्तदा से जेडी वेंस इस जंग के ज़्यादा हक में दिखाई नहीं दिए। कई मकामात पर, कई जगहों पर वो इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। सीधा जवाब तो ये है कि तवक्को करें या ना करें, दुआ जरूर कर लें क्योंकि दुनिया के लिए, हम सब के लिए अच्छा ही है, जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती। बिल्कुल। जहां तक जेडी वैंस का हिस्सा है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ये है कि वो
वो जैसा नहीं है कि जंग के खिलाफ हैं, वो अमेरिका को दूसरी जंगों में डालने के खिलाफ रहे हैं। राइट। दूसरा ये है कि उन्होंने आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ी। राइट, सो ये बहुत अहम चीज है इन अ वे, ये सारी रिहर्सल है उसकी, और वो चाहेंगे कि किसी तरह ऐसा हो कि वो उनको कोई ऐसी विक्ट्री मिले जो कह सके जनाब मैंने जंग बंद कराई। सो ये भी एक अच्छी बात है। सो उम्मीद, तवक्को जो होती है ना वो एनालिसिस पे होती है, इसलिए वो करने से तो मैं इस वक्त हाजिर हूँ, लेकिन दुआ और उम्मीद तो जरूर की जा सकती है। और एक ये भी होता है, देखें आप किसी से आटे दाल का भाव भी करें ना, तो बाद में निकल के कहते हैं यार मैं ये कह देता, यार अगर मैं शायद ये कर देता तो डील हो जाती। तो जब इतनी बड़ी चीजों में होगी तो उसमें भी ऐसा होता है कि बायर्स रिमोर्स जिसे कहते हैं, वो अमेरिका को भी हो सकती है, ईरान को भी हो सकती है। ठीक है ना, पहली बार दहाइयों में इन दो मुल्कों ने इस लेवल पे बात की है। तो इस वक्त जो है आपके ख्याल में दोनों क्या कर रहे होंगे? जब जेडी वैंस जहाज पे चढ़ेंगे तो वो उनके इर्द गिर्द लोग मिल के बात करेंगे, यार ये क्या हुआ है, उसने ये कहा था, इसका क्या मतलब है। तो आप रीएनालाइज करते हैं ना, सोचते हैं अपने जहन में कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। कई बार उससे नई पॉसिबिलिटी निकलती है। और दूसरा, एज आई सेड, जेडी वैंस की निगोशिएशन जो है वो कंटिन्यू होगी विद द अमेरिकन अथॉरिटीज। नाउ मुझे नहीं पता कि जेडी वैंस किसी पे एग्री करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये जो टीम है ये जब वापस जाएगी तो डीब्रीफ करेगी, उसमें चीजें निकलेंगी, और यही होगा ईरान के साथ। सो दैट इज वाई कि अगर हमें नजर आया कि सीज फायर थोड़ी देर के लिए भी बरकरार होता है तो दैट विल बी एन इंडिकेशन कि अगर वो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो कम से कम सोचना जरूर चाहते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि सीज फायर एकदम ठा करके टूट जाता है, दैट आई थिंक विल बी वेरी बैड न्यूज। राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसके अलावा हमने ये देखा कि मुज़ाकरात जब इख्तिताम पजीर हुए तो सबसे पहले ईरान की तरफ से, ईरान की सरकारी खबर एजेंसी की तरफ से ये खबर सामने आई थी कि ये मुज़ाकरात जो है वो आज भी कंटिन्यू रहेंगे, और उसके बाद जेडी वेंस का जब ये ब्रीफिंग आती है तो उसमें पता चलता है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और वापसी की तैयारी है। ये जो बीच में एक छोटा सा गैप आया, इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो गुडविल का जेस्चर था ये खत्म हो गया? यार ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, बड़ा अच्छे सवाल से बर्बाद है कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। अच्छा। और उसको बल्कि मैं पहले आपसे पूछता हूँ, हमें कोई ईरान से खबर आई है जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईरान की तरफ से जो खबर आई है वो अनाउंसमेंट एक आई है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं ये अब खत्म हो चुके हैं और फरीकैन किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, सो अनाउंस कर दिया उन्होंने ऑफिशियली। जी ठीक है। अच्छा, ये मुझे इस वक्त नहीं पता था, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता था। जो आप, अच्छा, इसमें मैं ऐड भी कर दूं प्रोफेसर साहब, ऐड भी कर दूं कि ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका के हद से ज्यादा जो मुतालबात हैं उसने मुश्तरका फ्रेमवर्क के मुआहदे की राह में रुकावट डाली है। मैं एग्जैक्टली इसी पे आ रहा था। बिल्कुल, थैंक यू, आपने इसको हाईलाइट कर दिया। राइट। सो जेडी वैंस ने क्या कहा, उनकी तो मैंने क्लिप देखा है। जेडी वैंस ने कहा कि जनाब हम गुड फेथ में आए थे और ईरान जो है वो जरूरत से ज्यादा मांग रहा था। ईरान ने, मुझे पता नहीं गुड फेथ का जिक्र किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका जो है वो जरूरत से ज्यादा मांग रहा है। मैं अब निगोशिएशन एनालिसिस की बात करता हूँ। एनालिसिस के तज्जिए की बुनियाद पे व्हाट दैट मीन्स इज कि दोनों जो कुछ देना चाहते थे वो ये समझते हैं कि दूसरा उससे ज्यादा मांग रहा है, राइट? जिसका मतलब ये है वो दूसरे को दोनों ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। अब क्या जेडी वैंस ने एक तरह से आप होता है ना वो एक रेड लाइन लगा देते हैं कि यार देखो मैं तो अब घर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोशिश जितनी करनी थी कर ली। अगर ये बात सच है कि दोनों जो हैं वो दे आर पुशिंग फॉर अ लिटिल मोर, तब थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है कि दोनों को थोड़ी सी लचक दिखा के होता है ना। अच्छा, ये उम्मीद अभी इस वजह से बाकी है क्योंकि जो आखिरी जो बयानात सामने आए दोनों वफूद या फिर दोनों ममालिक की जानिब से, दोनों पार्टीज की जानिब से, उसमें कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि मुज़ाकरात आइंदा नहीं होंगे या फिर ये जो सिलसिला है ये रुक जाएगा। फिलहाल ये बातें हुई है कि जो चीजें हमने एक दूसरे के साथ शेयर कर ली हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो शेयर कर लिए गए हैं। अब आगे क्या होगा उस हवाले से हमने नॉन नेगोशिएबल जो है बातें एक दूसरे को बता दी हैं। अब जाहिर है आगे इसकी इंडिकेशन तो यही मिलती है, तासुर तो यही मिलता है कि आगे जाकर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बैठकर शायद दोबारा से इसको डिस्कस कर सकें।
आई होप यार, वो देखे ना, आप और मैं दोनों बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम उम्मीद रखें। और फिर आपने गुड फेथ की बात की, तो बाकर कालिबाफ जब आए थे तो उन्होंने उस वक्त ये अनाउंस कर दिया था कि हम बड़े गुड फेथ के साथ आए हैं, बड़ी नेक नियति के साथ आए हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और ऑब्वियसली दे हैव रीजंस। नहीं, और देखें, वो सच्ची बात ये है, अमेरिका का भी तो ट्रस्ट नहीं है ना। अमेरिका भी यही कहता हुआ आया है कि हम तो इतने सालों से ट्रस्ट नहीं करते। और जहां हमने, मुझे तो कुछ नहीं पता अंदर क्या हुआ, आपको भी नहीं पता। इनफैक्ट इट्स अ गुड न्यूज कि ये इतनी अच्छी निगोशिएशन हुई है कि खबरें नहीं लीक हुई। लेकिन अंदाजा ये किया जा सकता है कि आपको याद होगा कि ईरान के स्पीकर आने से पहले उन्होंने कहा कि जनाब ये लबनान जब तक नहीं खत्म होगा। तो एक गुड फेथ उन्होंने ये दिखाया कि उसके बावजूद उन्होंने कम से कम बात करने से पूरी तरह इनकार नहीं किया। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो स्टिकिंग पॉइंट, जैसे मैंने कहा, सब्सटैंटिव स्टिकिंग पॉइंट जो हैं, वो एक तो रेपरेशन का हो सकता है, और कि किस किस्म की, वो चाहे टोल हो या वो रेपरेशन हो या वो सैंक्शंस हो या वो अनफ्रोजन एसेट्स हो। और दूसरा जो है वो इजराइल के रोल का है कि ईरान हैज टू, ये मैं सोच नहीं सकता ये कैसे होगा कि उन्होंने ना पुश किया हो कि जनाब आप इजराइल को कंट्रोल करो। और आज की तारीख में ये क्लियर नहीं है कि क्या अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, मेरे ख्याल में चाहता है, लेकिन क्या वो कर सकता है, इट इज नॉट क्लियर कि अमेरिका के पास इस वक्त एबिलिटी है टू कंट्रोल नेतन्याहू और नॉट। ये हमने गजा के पीस प्लान में भी देखा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेसर साहब। जब इसराइल जैसा अग्रेसर और स्पॉइलर मौजूद हो पीछे, ऐसे में कोई आमन मुआहदा होना और उस मुआहदे पर फिर कॉन्फिडेंस होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और फिर जो वफ्द था उसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे। वो शख्सियात हैं ये दोनों जिनके बारे में ये तासुर है कि ये काफी फेवर करते हैं इसराइल को। बिल्कुल, उनका तासुर तो ये है कि वो इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या कम से कम कुछ लोगों का डर ये है कि वो इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कुशनर साहब जो हैं वो एक एंटी वॉर उसको कर रहे थे। लेकिन एक में, क्योंकि हम इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं मुस्बत बात के, तो आई होप एक और चीज भी हो सकती है। देखिए, हम एक जो ईरान जो चेंज हुई है ना, जो गजा की सिचुएशन और इसमें जो फर्क है वो ये है कि पूरी दुनिया की स्किन इन द गेम है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जापान हो, हुर्मुज की वजह से, तेल और दूसरी कीमतों, इक्तिसादियात की वजह से हर मुल्क जो है ना वो फरीक है एक तरह से, क्योंकि उनकी हर मुल्क की जिंदगी में फर्क पड़ना है। ठीक, प्रोफेसर साहब आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, वो ये है कि ईरानी डेलीगेशन अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। बाकर कालिबाफ चीफ मुज़ाकरातकार और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद ये अनाउंसमेंट सामने आई है ईरानी डेलीगेशन की जानिब से। अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद से इन मुज़ाकरात के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी। ये बड़ी अहम खबर सामने आई है। ईरानी वफ़द की क़यादत जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उनके साथ ये ब्रीफिंग देंगे। और अब ये देखना होगा कि इनकी ब्रीफिंग में क्या मामला सामने आते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ही मुख्तसर एक बयान ईरान की तरफ से सामने आया था कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और कोई मुआहदा नहीं हुआ है। अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतालबात हैं वो इस फ्रेमवर्क के मुआहदे की राह में रुकावट बने हैं। ये बयान सामने आया था, और तफसीली तौर पर जो बयान था वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से, यानी कि फ़िलहाल हम एक तरफ के जो बयान है उस पर बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ईरान का इसमें क्या मौक़िफ़ होगा। बाकर कालिबाफ जब वो पाकिस्तान पहुंचे थे उस वक्त ही उन्होंने ये कहा था कि गुड फेथ के साथ वो आए हैं, नेक नियति के साथ आए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने खदशात का इजहार भी किया था कि अमेरिका पर उनको ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। और साथ ही साथ बाकर कालिबाफ का माजी के हवाले से अगर देखा जाए तो माजी करीब में ये बार बार ये बयानात बाकर कालिबाफ की जानिब से, ईरान की जानिब से ये आते रहे हैं कि लबनान जंग बंदी तक बात नहीं होगी। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने पहले भी ऐलान किया था, और फिर पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी बाकर कालिबाफ की जानिब से ये अनाउंस किया गया था, ये वाज़ेह किया गया था कि जब तक लबनान जंग बंदी नहीं होगी तब तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात हुए, लबनान में जंग बंदी तो नहीं हुई, अलबत्ता हमलों में कुछ कमी
कमी जरूर आई। लबनान में कल भी 10 जो लोग हैं वो हमलों में मारे गए थे। 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इतलात आई थी, कई लोगों के जख्मी होने की इतलात आई थी। ये जो शर्त थी इससे वो इसमें उन्होंने लचक दिखाई। बाकर कालिबाफ ने 24 घंटे में 97 अफराद के हवाले से जो लबनान से रिपोर्ट्स आई उसके बावजूद डिस्कशंस हुई, डायलॉग हुआ, यानी कि लचक का मुजाहिरा ईरान की जानिब से भी किया गया, कुछ नरमी दिखाई गई और ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका की जानिब से भी लचक दिखाई जाती। प्रोफेसर आदिल साहब, ईरान की तरफ से जैसे कि भी बात की जा रही है कि बाकर कालिबाफ ने यह कहा था कि लबनान जंग बंदी जब तक नहीं होगी तब तक डिस्कशंस नहीं होंगी, डायलॉग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लचक दिखाई गई और कम से कम गुफ्तगू के सिलसिले में बैठे वो डायलॉग हुआ। 14 से 20 घंटे तक मुसलसल, ईरान ये क्लेम कर रहा है कि 14 घंटे और अमेरिका क्लेम कर रहा है कि 21 घंटे तक मुसलसल तकरीबन जो है ये मुज़ाकरात हुए हैं। अमेरिका की तरफ से आपके ख्याल में किन मामलात पर लचक दिखाना जरूरी है जिसके बाद कोई रास्ता निकलता दिखाई देगा? क्योंकि आबना हुर्मुज़ और जौहरी मामलात ये दो ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर डेडलॉक बड़ा सख्ती से बरकरार है। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि वी विल हियर फ्रॉम द ईरानियन डेलीगेशन। कुछ देर पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि ईरान ने क्या कहा, उसकी यही तमहीद थी कि अंटिल वी हियर उनकी, लेकिन जब वो बोलेंगे तो आपको फिर उनकी शक्ल भी नजर आएगी, उनका लहजा भी समझ आएगा, ये भी समझ आएगा कि वो कितनी सख्ती से बोल रहे हैं या कितनी लचक दिखा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जेडी वैंस की उसमें इतना नहीं था जितना गुस्सा, जितना हम शायद एक्सपेक्ट करते थे। सो एक उसको देखना बड़ा जरूरी होगा कि ईरान जो है वो किस लहजे में बोलता है। और जहां तक आपके सवाल की बात है कि जनाब कौन से ऐसे चीजें हैं जिस पे लचक दिखानी होगी, आई स्टिल मेंटेन कि रेपरेशंस का मसला जो है वो उसका जिक्र कोई नहीं करेगा, लेकिन दैट इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम। मेरी उम्मीद ये है कि शायद बाकी दुनिया जो है ना वो भी फरीक हो गई है, तो उसमें रेपरेशन में वो भी कुछ कर सकते हैं, किसी किस्म का पैकेज ऐसे डाल सकते हैं जो ईरान के लिए स्वीटन कर दे इस डील को। प्रोफेसर साहब जरा एलिब्रेट कीजिएगा अपनी इस बात को। देखिए, ये जो अभी तक जंग हो रही थी ना, तो ये तो बका की जंग थी। जब बका की जंग होती है तो तमाम मुल्क मिल जाता है, खुसूसन हमने ईरान में देखा कि सब कुछ छोड़ के यार जो भी है अब तो मैंने अपनी बका की जंग लड़ी। ठीक है, जिस दिन बका की जंग खत्म होती है उस दिन कहानी आटे दाल के भाव की होती है, प्याज और दूध की कीमत की होती है। बिल्कुल। तो ईरान पे जितनी तबाही हुई है उसको रीबिल्ड करना होगा, वो ईरान के लिए बड़ा जरूरी है, वरना उसकी अपनी सियासत, उसके अपने लोग उससे छूट जाएंगे। सो ईरान हैज बीन सेइंग कि यार या तो सैंक्शन हटाओ या इन जहाजों पे मुझे किसी किस्म की वो टोल लगाने की इजाजत दो, या मैं लगाऊंगा, या ये कि जो मेरे अकाउंट फ्रीज हुए हैं कम से कम वो खोलो। सो आई थिंक कि इन अ वे वो ऐसा मौजू है कि जिसका जिक्र नहीं करते लेकिन वो हो जाता है। न्यूक्लियर इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इसलिए समझता हूँ कि इसका हल हो सकता है कि उसका तो हल पहले हुआ था ना, जब ओबामा वाली डील हुई थी, और या जब ये 5 हफ्ते 6 हफ्ते पहले जहां हमें ओमानियों से पता है कि तकरीबन एग्रीमेंट हो गई थी, तो उससे मुझे ये लगता है कि वो एग्रीमेंट हो सकती है अल्फाज में। लेकिन प्रोफेसर साहब ये भी तो देखना होगा कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर इस जंग से पहले भी डायलॉग हो रहे थे और इस डायलॉग में काफी पॉजिटिविटी ईरान की तरफ से भी दिखाई जा रही थी, जो मिनिमम लेवल है वहां तक आने के लिए भी तैयार हो गए थे, तमाम तर चीजों को एक्सेप्ट किया जा रहा था, न्यूक्लियर वेपन ना बनाने के हवाले से यकीन दहानियां भी कराई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद फिर अटैक किया गया। और अब जब एक तरफ अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमने इनकी न्यूक्लियर पावर को खत्म कर दिया है और अब फ्यूचर के लिए यकीन दहानियां मांगी जा रही हैं कि आइंदा ईरान जो है वो हथियार नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, इस चीज को लेकर अग्रेशन किया जाना जो है, क्या ये अपनी कौम को या फिर दुनिया को ये जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि दोबारा से कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया जा सकता है ईरान के ऊपर? हो सकता है, आई होप नॉट, लेकिन मेरी और आपकी बात बिल्कुल एक ही है कि क्योंकि देखिए ना, ये तो हो चुका था मसला पहले भी हल, तो अब भी हो सकता है, अब तो लफ्जों की मार है। लेकिन जो आपका दूसरा पॉइंट है कि क्या उसे मिस एडवेंचर के लिए तैयार किया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमें जो है ना, जो जितनी छोटी उम्मीद की किरण हो उसको पकड़ना चाहिए। मैं इस किरण को पकड़ना चाहूंगा कि ऐसा भी देखिए, वैंस के लिए ये मुश्किल था, ये शायद मुश्किल था शायद कि मैं अब हाँ सब कुछ राजी करके वो साइन करके निकल सकता,
सो आप एक बड़ी ताकत हैं, आपका जो अपना इमेज है वो ये है कि यार हम तो ये ईरान जो है ये हमारा हवाई दुश्मन है और हम इनके एक दिन में कैसे कर सकते हैं. सो मे बी ही नीड्स टाइम कि थोड़ा सा नखरा आप कह लें या थोड़ी सी कुव्वत या थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाएं, लीव्स द टेबल एंड देन गिव्स हिमसेल्फ टाइम और अपने मुल्क में लोगों का जो मूड बनाना होता है ना कि हम अब एग्रीमेंट के करीब आ रहे हैं, सो शायद वो उसके लिए भी टाइम गेन कर रहे हैं. और अगेन आई थिंक कि जब थोड़ी देर में कुछ मिनटों में ईरान के आप डेलीगेशन से गुफ्तगू सुनेंगे तो लहजे से हमें कम से कम कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेगी कि ये दोनों जो है रुस के गए, लड़के गए या किस ख्याल से गए हैं कि अच्छा यार अभी घर जाते हैं फिर थोड़ी देर में बात करेंगे. आई होप इट इज द लेटर. राइट. प्रोफेसर आदिल साहब, ये तमाम तर जो मामला है अब फिलहाल इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि देयर इज नो डील. अमेरिका अब वापस जा चुका है, अमेरिकी वफ्द अपनी बात मुकम्मल करके वापस जा चुका है. ईरानी वफ्द कुछ देर के बाद ब्रीफिंग देगा और अब ये देखना है कि ईरान अपना क्या मौक़िफ़ इस तमाम तर सूरत हाल में पेश करता है, क्योंकि अमेरिका दो टोक अल्फाज में ये कह चुका है कि हम यहाँ बहुत ही सादा और हतमी तजावीज़ देकर वापस जा रहे हैं यहाँ से, जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं.